अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानेंगे। डायबिटीज़ के बारे में अमूमन यही कहा जाता है कि शुगर की वजह से हो गई या मतलब बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक हो गया तो जी डायबिटीज़ हो गई। लेकिन बेसिकली ये क्या है, एक हार्मोनल इशू है और ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा करना जो है वो स्टॉप कर देता है। तो इंसुलिन क्या होती है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि बॉडी को चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जो इंसुलिन है वो या तो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में होती है, तो अगर वो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में हो और वो अपना काम प्रॉपर ना कर सकी हो तो डायबिटीज़ की बीमारी जो है वो बॉडी में पैदा होती है। तो ये किस लिए होगी? ये पैंक्रियाज जब इंसुलिन को प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देगा तब। फिर डायबिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं और टाइप 2 जो है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहलाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो ऐसी डायबिटीज़ है जिसमें बॉडी की जो एबिलिटी है इंसुलिन पैदा करने की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये बहुत सीरियस किस्म की डायबिटीज़ है और ये चाइल्डहुड में पैदा होती है। और इसमें क्या होता है कि जब तक उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह ना लगें और ऑरल मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं तो थ्रू आउट तब तक वो ये बीमारी पे कंट्रोल नहीं हो सकता और ये सारी ज़िंदगी ये काम करना होता है कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने होते हैं। जब तक डेली बेसिस पे वो ना लगवाएं उस वक्त तक उनकी सेहत स्टेबल नहीं होती। इसके अलावा इनको अपनी डाइट के बारे में भी बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है। डाइट अगर ज़रा सा भी वो बदपरहेज़ी कर लेंगे तो ये इनकी बीमारी बढ़ सकती है। इस टाइप की में तकरीबन 5 to 10% ऑफ परसेंटेज जो है डायबिटीज़ की वो देखने में आती है। जो ज़्यादा फैली हुई डायबिटीज़ है, ज़्यादा जो है डायबिटीज़ कॉमन, वो है टाइप 2 डायबिटीज़ और ये एडल्ट ऑनसेट है, बड़ी उम्र में यंग एज में ये स्टार्ट होती है। जैसे अमूमन आफ्टर 40 इयर्स की एज में जब आप जो मिडिल एज आपकी स्टार्ट हो जाती है तो ज़्यादातर उस वक्त इसको देखने में, ये डायबिटीज़ देखने में मिलती है लोगों में। ये तकरीबन 90 से 95% केसेस जो है वो कवर होते हैं इस डायबिटीज़ से। और इसमें या तो ये होता है कि बॉडी इज़ आइदर अनएबल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू मीट इट्स नीड्स, या ये हो सकता है कि इफ़ेक्टिवली उसका यूज़ नहीं कर सकती बॉडी, इंसुलिन का इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकती, या बॉडी इनफ मिकदार में मतलूबा मिकदार में इंसुलिन जो है वो पैदा नहीं होती बॉडी के अंदर। अब इसके अलावा कुछ ख़वातीन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डायबिटीज़ देखने को मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उनमें, उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। वो उस टाइम पीरियड के लिए होती है और बाज़ औक़ात ये होती है कि वो प्रोलॉन्ग भी जा सकती है और समटाइम्स ये होती है कि वो प्रेगनेंसी के बाद स्टॉप भी हो सकती है, वो ख़त्म भी हो सकती है डायबिटीज़। तो 40% ऑफ जो फीमेल्स हैं उनमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जो ओबीस होती हैं प्रेगनेंसी से पहले, ज़्यादातर उनमें ये होती है। और जो पीपल टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं इसको थ्रू डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए। यानी टाइप 1 में तो हमने ये देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है और उसमें इंसुलिन का लेना ज़रूरी है, अपनी डाइट को मुसलसल मॉनिटर करना उनकी डाइट को बहुत ज़रूरी है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उनकी उस वर्स 1 की निस्बत थोड़ी लाइट है, इसको हम डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेडिकेशन भी ज़रूरी होती है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन करने के लिए, उसको लोअर करने के लिए मेडिकेशन का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा है कि ये कैसे होती है, इसका अकरेंस कैसे है। तो डायबिटीज़ जो है यानी कहाँ ज़्यादातर ये अकर होती है, तो डायबिटीज़ जो है वो अमूमन फैमिलीज़ में यानी इनहेरिटेंस में हमें ये मिलती है कि फ़ैमिलीज़ टू फैमिलीज़ ये शिफ्ट हो रही है।
तो ऐसे लोग जो ज़्यादातर ओवरवेट होते हैं, अब ज़ाहिर है जब ओवरवेट होते हैं और फिर साथ में एक्टिव भी नहीं हैं तो उनमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो रिस्की होते हैं। जो अबाउट 1/3 ऑफ पीपल जो हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं, उनमें ख़तरा होता है कि वो उनमें अमूमन अनअवेयरनेस होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें डायबिटीज़ हो गई है जब तक कि उनमें कोई सीरियस सिम्टम्स पैदा ना हो। हम टाइप 2 के बारे में देख रहे हैं। और वो ज़्यादातर जो होते हैं वो जैसे उनमें कोई ना कोई हार्ट अटैक हो, उनमें किडनी फेलियर हो जाए, किडनी का कोई बीमारी हो जाए, या आईसाइट उनकी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हो, तब वो अपना टेस्ट करवाएं, तब सामने आता है कि जी उन्हें डायबिटीज़ है। टाइप 1 का तो फ़ौरन जो है वो सीरियस सिम्टम सामने आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन टाइप 2 में जब तक सीरियस सिम्टम सामने नहीं आती उस वक्त तक पेशेंट को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि मैं डायबिटीज़ में मुब्तला हो चुका हूँ। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि 45 ईयर्स से ना स्क्रीनिंग करवाई जाए, अपने टेस्ट करवाए जाएँ, ब्लड ग्लूकोज की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और स्पेशली उन फैमिलीज़ में जिनमें हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की और फिर वो उनमें मोटापा भी हो, यानी वो ओबीस भी फैमिली हो, तो उनमें 45 ईयर्स की एज से स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अब ये तो हमने अकरेंस देखा, आगे है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। इसके सिम्टम्स से तकरीबन आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि हर फैमिली में, हर घर में तकरीबन कोई ना कोई ज़रूर अब जो टाइम चल रहा है उसमें डायबिटिक पेशेंट होता है। तो इसमें क्या होगा कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज़ लेवल बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज़ लेवल, और यूरिन में भी आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये है कि प्यास, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बार बार यूरिन पास होता है। एक्सेसिव सेंसेशन ऑफ थर्स्ट होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। हंगर, भूख बर्दाश्त नहीं होती, और बहुत जल्दी इंसान टायर्डनेस हो जाती है, बहुत जल्दी इंसान थक जाता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, यानी इंटरनल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा ये कि स्लो हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, इसका तो आप को अच्छे तरीके से इल्म होगा कि जब भी कोई ज़ख़म होता है डायबिटिक पेशेंट को तो कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और बाज़ अवत वो हील अप भी नहीं होते। और सडन चेंजिंग्स हो जाती हैं विजन में, नज़र भी मुतासिर होती है, और इसके अलावा नमनेस होती है, हैंड्स और फीट में सुन होना शुरू हो जाते हैं। और अगर फीमेल्स में देखें तो उनमें स्पेशली वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उनके जो इंटरनल वजाइना वाली जगह है, मतलब वहाँ पे उनको इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो नर्व्स टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं डायबिटीज़ से, यानी नर्व्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि नर्व्स में कोई भी स्टोरेज का, ग्लूकोज को स्टोर करने का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है नर्व्स को, नर्वस सिस्टम को, नर्वस टिश्यूज़ को कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है ग्लूकोज की, उसकी वर्किंग के लिए। और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ग्लूकोज़ लेवल क्या चल रहा है ब्लड में। अगर ग्लूकोज़ लेवल ब्लड में कम हो जाए, ड्रॉप हो जाए, तो क्या होगा कि अमूमन ड्रॉप इस वजह से होता है कि जब इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के ग्लूकोज़ लेवल को कम करने के लिए, तो उससे क्या होगा कि नर्वस एक्टिविटी जो है वो फ़ौरन डिस्टर्ब हो जाती है उस पेशेंट की, मेंटल कन्फ्यूजन होती है। और इंसान जो है वो आमतौर पे जब अटैक होता है पेशेंट पे, तो ज़्यादातर उसकी जो है ब्रेन वर्किंग वो मुतासिर होती है। इसका कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इन डायबिटिक पेशेंट को ये रिकमेंड किया जाता है तो कि वो ऐसा फूड लें जिसमें डाइटरी फाइबर ज़्यादा हो, उसमें मतलब फ्रूट्स भी आ जाते हैं, वेजिटेबल्स भी, और सीरियल प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं। और जहाँ तक बात है कि वो चपाती कैसे इस्तेमाल करें, तो चपाती में वीट, जो गंदम का आटा है, उसके साथ ये जो होता है बेसन जो है, यानी ग्राम फ्लोर, उसको ऐड करने का कहा जाता है, तकरीबन 10 to 20%। ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है कि वो बेसन के आटे को, मतलब बेसन को इस्तेमाल करें, ये जो चने के आटा होता है बेसन, उसको इस्तेमाल करें वो गंदम के आटे के साथ।
इसके अलावा जहाँ तक बात है कि मिल्क है, मीट, फ़िश, चिकन, एग्स और बटर वग़ैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल इतना नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इस्तेमाल होना चाहिए। और डिपेंड भी करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। प्रोटीन का इंटेक 20% होना चाहिए, यानी 20% कैलोरीज़ जो हैं वो प्रोटीन से लेनी चाहिए। अगर पेशेंट ओबीस है तो फिर उसको लो कैलोरी डाइट लेनी चाहिए। हाई रिफाइंड कंसनट्रेटेड उसको फ्राइड फूड्स वगैरह नहीं लेने चाहिए। जो टेबल शुगर होती है, जो हम आम घर में शुगर इस्तेमाल करते हैं, चीनी, वो नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसकी जगह अगर उसकी कोई इजाज़त है, उसकी कंडीशन ऐसी है तो वो शक्कर का इस्तेमाल या गुड़ का इस्तेमाल पेशेंट कर सकता है। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है फिर वो इनका भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो फ्रीक्वेंटली खाना चाहिए, यानी एकदम जैसे पेट भर के खाना वो इन पेशेंट्स के लिए नहीं होता। थोड़ा थोड़ा करके वो खाएं, क्योंकि इनको भूख बहुत जल्दी लगती है। तो वो अपनी जो क्वांटिटी है वो कम करें और थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंटली खाएं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद लें, कम क्वांटिटी में लें। वेट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि उसके ज़रिए ये अपनी इस बीमारी को, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह से ये होगा कि अगर ये अपना वेट कम करेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो हो जाएगा, और इस तरह से सेल की जो इंसुलिन यूज़ करने की कैपेसिटी है, वो एफिशिएंसी जो है उसकी वो बढ़ जाएगी। ये दोनों एस्पेक्ट्स, एक्सरसाइज और दूसरा जो है वेट को कम करना, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं डायबिटीज़ में। और ये पैंक्रियास के ओवरवर्क को प्रिवेंट करते हैं, और इस तरह से डायबिटीज़ जो है वो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, टाइप 2 डायबिटीज़ की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो ये कुछ प्रिवेंशंस थी जिन पे हम अमल करके इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हमने मेन चीज़ें यही देखी कि हाई फाइबर डाइट जो है वो लेनी चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाए। चपाती में गंदम के आटे में हम बेसन को ऐड करके वो इस्तेमाल करें, तकरीबन 10 to 20% उसको इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ये है कि जो भी फूड ले रहे हैं, जैसे प्रोटीन ले रहे हैं, तो प्रोटीन भी कभी सिर्फ 20% जो है कैलोरीज़ वो प्रोटीन से हमें लेनी चाहिए। अगर ओबीस है तो हाई कैलोरी डाइट नहीं लेनी चाहिए, लो कैलोरी डाइट का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी वो खाने जिनके अंदर कैलोरीज़ कम हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। कंसनट्रेटेड रिफाइंड फूड नहीं होने चाहिए, और टेबल शुगर का इस्तेमाल ना किया जाए। और इसके अलावा क्या है कि फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाए, पेट भर के खाना इनके लिए बेहतर नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वेट को मेंटेन किया जाए, कम किया जाए, और इसके अलावा ये कि रेगुलरली बेसिस पर एक्सरसाइज की जाए। ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।